ठीक है, टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और नॉट। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं v इज इक्वल टू u प्लस एटी। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? हाउ मेनी टर्म्स? आई एम सेइंग टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। देयर आर थ्री ना, 3 टर्म्स, ये और ये, सही है। अभी the given equation is dimensionally valid if each term in the given equation has the same dimensions। क्या बोला मैंने? ये अगर आप इक्वेशन कंसीडर करो तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये जो इसके जो डायमेंशंस होंगे वही अगर इसके होंगे, वही इसके होंगे, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होगा। क्लियर? तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ u एंड डायमेंशंस ऑफ at। सो यू कैन सी, यू नो दैट v के डायमेंशंस क्या रहते हैं? m0 l1 t रेज टू -1। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस रहेंगे वही इसके रहेंगे। u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशंस भी सेम रहेंगे इसके जैसे। ओके, और at के डायमेंशंस देखो क्या आएंगे? a के डायमेंशंस क्या रहते हैं? m0 l1 t रेज टू -2 एंड t के क्या रहेंगे? t रेज टू 1। सो इफ यू कंबाइन at, so you the combined dimensions will be m0 l1 t रेज टू -1। सही है क्या नहीं? Now if you give 1 2 and 3 from 1 2 and 3 you can conclude that each term in the given equation has the same dimensions, isn't it? So this equation is dimensionally valid। ये कैसा है? Valid है। Can you prove that this equation is dimensionally valid now? Can you prove this? S is equals to ut plus half at square is dimensionally valid। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3, 1 2 and 3। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ईच टर्म इन द गिवन इक्वेशन हैज द सेम डायमेंशंस। तो आपको इसके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, इसके निकालने पड़ेंगे और इसके निकालने पड़ेंगे। एंड देन you have to analyze that whether the dimensions of each term it's same or not। if it is same then it is dimensionally valid, if it is not same it is dimensionally invalid। आपको समझ में आया मैंने जो इधर एक्सप्लेनेशन दिया है? एवरीबॉडी? हाँ सर, समझ में आया। ओके, अभी देखो s इज इक्वल टू ut के लिए करते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s के डायमेंशंस क्या रहेंगे? डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। तो मैं ml नहीं mt नहीं लिखता हूँ, खाली मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम। तो ut के क्या रहेंगे बोलो? l1 t रेज टू -1 और इसके t1। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो फाइनल डायमेंशन L1 ही आने वाले हैं। ओके, और ये हाफ at स्क्वायर में हाफ क्या है? इट इज अ कांस्टेंट, इट डोंट हैव एनी डायमेंशंस। कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं होते हैं, ध्यान में रखो। इधर इज अ कांस्टेंट टर्म इन द गिवन इक्वेशन देन इट हैज नो डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमें a और t स्क्वायर के निकलने हैं। एक a के डायमेंशंस क्या रहेंगे? l1 t रेज टू -2 और t स्क्वायर के क्या आएंगे? t रेज टू 2। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको ये पता है ना, whenever you are doing multiplication you have to add the powers। ये पता है आपको? हाँ सर। हाँ, तो ठीक है। तो ये हो गया L1। ठीक है, तो ये भी L1, ये भी L1, ये भी L1। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस। देखते हैं, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी v स्क्वायर के डायमेंशंस क्या आएंगे बोलो? l1 t रेज टू -1 का होल स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? l2 t रेज टू -2। सही है, ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। सपोज अभी u स्क्वायर के क्या आएंगे? u स्क्वायर के तो सेम ही आएंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो ये भी तो वेलोसिटी है। अभी 2as में 2 क्या है? कांस्टेंट, इट डोंट हैव एनी डायमेंशंस। a के डायमेंशंस क्या है? l1 t रेज टू -2 और s क्या है? l1। तो दोनों को मिलाओ तो क्या हो जाएगा? l2 t रेज टू -2। सो यू कैन सी दैट 1 ये 2 है अपना, अभी
ये 3 है, ऑल द 3 टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन हैज द सेम डायमेंशंस, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया, डायमेंशनली वैलिड हो गया। ओके, क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यू हैव टू टेल मी व्हाट आई नीड टू डू। ठीक, तो अभी मेरा इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड? यस सर। ओके, ये वैलिड है। कैसे करोगे, यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस। इफ द डायमेंशंस ऑफ both these terms are same, then the given equation is dimensionally valid. अभी काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या आएंगे, एनर्जी के डायमेंशंस बोलो, m1 फोर्स इनटू L2 डिस्प्लेसमेंट। t raised to minus 2, राइट, m1 L2 t raised to minus 2, और ये हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर में हाफ के डायमेंशंस है क्या, नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट। तो हमें किसके डायमेंशंस लेने हैं, मास के। तो m1 आएगा मास का, और v स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, बोलो, L2 t raised to minus 2. If you combine these two, you will get what, m1 L2 t raised to minus 2. So it is a dimensionally valid equation. Clear? तो similarly अगर मैं ऐसा लिखूं, v is equals to u plus as, so whether this is dimensionally valid? नो सर। हाँ, because this term will be having some other dimensions. Okay, so this term is not matching with the dimensions of these 2 terms, so this is invalid. So you can check any physical equation. Okay, the equation, physical equation किसको बोलते हैं, the equation which relates the physical quantities. ये v क्या है, physical quantity, u क्या है, physical quantity, a क्या है, physical quantity, s क्या है, physical quantity. We have seen the physical quantities, right, in the earlier lectures. Can you please define the physical quantity? Can you please define it? What is the proper definition of the physical quantity? Last lecture का पूछ रहा हूं मैं. Something that can be measured. Right. So any physical quantity which is measurable and which occurs in physics, and which is measurable. The example is what? Many physical quantities are there, mass, length, time, all these quantities we can measure actually, right? So if the quantity is measurable, then that is physical quantity. If it is not measurable, it is not considered as a physical quantity. चलो, ये तो हो गया टू फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर। ये पहला यूज हो गया किसका रे भाई, डायमेंशंस का। सो डायमेंशंस का पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है, टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन, गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और नॉट, ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो आगे अभी अपन दूसरा यूज देखते हैं इसका। देखो, टू फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द 2 डिफरेंट सिस्टम्स, क्या बोले इधर, 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले लू, फोर्स के यूनिट यू कैन हैव द SI यूनिट एंड CGS यूनिट। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन, CGS इज व्हाट, डाइन। ओके, सो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, डाइन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कन्वर्जन फैक्टर। सो यू शुड नो, यू हैव टू फाइंड आउट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन, so that you can deduce with the help of the dimensions. how देखो कैसे कर सकते हैं आप, आपको पता है क्या सर? वो CGS का सेंटीमीटर हम लेंगे। सॉरी सर हमको बस कन्वर्ट करना है ना। हाँ, बस कन्वर्ट करना है, लेकिन कैसे करोगे, डायमेंशंस, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस आई एम आस्किंग। फोर्स के डायमेंशंस क्या है, फोर्स के डायमेंशंस क्या है, m1 L1 t raised to minus 2, सही बात है, ये है डायमेंशंस फोर्स के। तो अगर मैं इसके SI यूनिट लिखूं तो क्या होंगे, kg raised to 1, मीटर raised to 1, और ये सेकेंड raised to minus 2, सही है क्या नहीं। तो अगर मैं इनको अभी कन्वर्ट कर दूं, यानी 1 kg raised to 1 माने 1 kg माने कितना, 10 raised to 3 ग्राम raised to 1, सही बात।
मीटर रेस टू 1 कितना 10⁻², सेंटीमीटर रेस टू 1, सही बात। और सेकेंड रेस टू -2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को कंबाइन कर दो, सही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻5 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा ग्राम रेस टू 1, सेंटीमीटर रेस टू 1, सेकेंड रेस टू -2। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज डाइन, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज 10⁻5 डाइन, सही है, हो गया। तो ये जो है ये हमने 1 न्यूटन और डाइन में कन्वर्जन फैक्टर निकाला 1 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस, दैट इज 10⁻5 डाइन। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन फॉर वर्क ऑल्सो। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, ये रहता है अर्ग, ओके, यू कैन फाइंड इट आउट, यू नो द रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा। सर अर्क का नहीं पता। अर्क का निकाल लेते फिर नहीं पता तो, ठीक है। ये देखो वर्क के डायमेंशंस बोलो क्या है, m1 l2 t⁻², सही है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे अपन वैसे ही करेंगे जो अभी किया, kg⁻1, मीटर⁻², सेकेंड⁻², तो ये क्या हो जाएगा, अरे आने आया था फिर से ये हो गया क्या वो, सर वो आने है क्लास में। नहीं आने आया था पहले, वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से उसने रिक्वेस्ट भेजी, पता नहीं। अच्छा हाँ अभी देखो kg⁻1 बोले तो क्या लिखूंगा मैं 10⁻3 ग्राम⁻1, मीटर स्क्वायर है, देखो मीटर स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा 10⁻2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सही है क्या नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 10⁻2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये 1 मीटर का स्क्वायर है। तो ये करोगे आप पूरा कैलकुलेशन, then this calculation is coming out to be 10⁻3 ग्राम⁻1, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड⁻², तो आपका कन्वर्जन फैक्टर क्या आने वाला है 10⁻7, ओके, 10⁻7 ग्राम⁻1, सेंटीमीटर⁻2, सेकेंड⁻², so this is what erg, okay, so that is 10⁻7 erg। आपको समझ में आ गया कैसे किया with the help of the dimensions। यस सर समझ आ गया। So with the help of the dimensions you can find out what, देखो conversion factor between the two different system of units of the same physical quantity। यहाँ पे physical quantity same ही है, देखो force, only we have what we have find it out the conversion factor, यानी इधर 10⁻5 dyne 1 Newton बोले तो 1 joule is equals to 10⁻7 erg। So likewise you can do it for the pressure also, okay, you can do it for the pressure also, no problem, ठीक है। अभी ये तो हो गया दूसरा यूज ऑफ द डायमेंशन, नाउ वी विल सी द थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशंस। आफ्टर दिस वी विल ट्राई टू सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एचसी वर्मा, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। अभी देखो थर्ड वाला, टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मुझे रिलेशन निकालना है, आपको पता है फोर्स डिपेंड्स अपॉन विच फिजिकल क्वांटिटीज, बोलो मास लेंथ एंड टाइम। अरे ऐसा मत बोले, बेसिकली फ्रॉम द फॉर्मूला इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन, सही है कि नहीं। हाँ सर। हाँ तो हम क्या करेंगे, सिंस द फोर्स डिपेंड्स अपॉन, सो हम क्या करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू ए और एक्सेलरेशन रेस टू बी, ऐसे लिखेंगे अपन, ओके, सिंस द फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड acceleration, so we don't know these factors a and b, these factors you can find it out with the help of the dimensions and then you can make the formula for the force with the help of that, okay, मेरा कहने का मतलब समझेंगे आप। तो हम क्या करेंगे, फोर्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू फिजिकल क्वांटिटीज मास एंड एक्सेलरेशन, तो हमने क्या लिखा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू ए रेस टू बी। अभी ये पावर्स हमें पता नहीं है, ए एंड बी वी नीड टू फाइंड इट आउट, सो वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। कैसे, देखो फोर्स के ये इसको क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के एम रेस टू ए रेस टू बी, सही बात। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स के डायमेंशंस लिख देंगे इस साइड में, m1 l1 t रेस टू -2 इज इक्वल टू के, मास के डायमेंशंस क्या है m रेस टू 1, यहाँ पे a, एक्सेलरेशन क्या है l1 t रेस टू -2 रेस टू b, ओके, सो दिस विल बी व्हाट m1 l1 t raised to -2 is equals to k
और इसको कंबाइन करो, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस 1 into a दैट इज m raised to a, सो m raised to a, l raised to क्या होगा b, और t raised to क्या होगा -2b. Now if you can compare the left hand and right hand side, so by comparing you can get the values of ab. आपको क्या मिलेगा, ab का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू क्या आएगा 1, b का वैल्यू क्या आएगा वो भी 1, इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, k is equals to ma. आपको ये सर कोई समझ, तरीका है क्या कांस्टेंट ढूंढने का डायमेंशन से? हाँ अगर आप सिस्टम, ये कांस्टेंट ढूंढने का तरीका है, आप इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ यूनिट्स यू हैव टू यू आर यूजिंग. अगर आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो, अगर आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो, देन दिस के वैल्यू विल बी यूनिटी, दैट इज 1. ओके, that means the system of units is set in such a manner that this constant is going to become 1 if you are going to use SI unit. ठीक है, इसीलिए सर तो फोर्स, किसी भी फॉर्मूला में अगर हम यूज करते हैं ऐसा यूनिट तो 1 होता है क्या उसका कांस्टेंट? नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, किसी भी इसमें नहीं, किसी भी इसमें नहीं, इट डिपेंड्स. अभी आप देखो ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है. ये जो है k का वैल्यू, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है. ओके सर. ओके, चलो ये अभी अपना खत्म हो गया. नाउ वी विल सॉल्व वन बाय वन. अभी आप ही सॉल्व करो, आपको आई थिंक पहले प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, मैं आपको ही पूछूंगा अभी. ओके, किधर गया HCV चैप्टर. ओके, ये ठीक है, ये सिंपल सिंपल है. आपको मैं डेफिनेशन पूछूंगा. पहला डेफिनेशन आया, देखो, लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, मास इनटू वेलोसिटी सर. Quantity of motion. ओके, वो प्रांशुल बोला था, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. ठीक है, ठीक है. ओके, सो दोनों डेफिनेशन सही है अपने अपने हिसाब से. तो बेसिकली आई सीन द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन H.C. Verma. They have also given that it is the product of mass and velocity. ठीक है, so better to write that definition because it is in the recommended book. ठीक है, एक recommended book है वो, और उसमें दिया है उन्होंने, so you can trust on that book. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस कैसे आएंगे, बोलो, फटाक से बोलो. उसका सिंबल क्या रहता है लीनियर मोमेंटम का? सर m1 P. और P. l1 और हाँ, t -1 t raised to m1 -1 l1 t raised to -1. -1. हाँ, बराबर. ठीक है, ये हो गए पी के डायमेंशंस. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन दे दो मुझे. सर नंबर ऑफ टाइम्स an event happens in 1 second. हाँ, सही बात है. नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन, यानी कोई भी इवेंट हैपनिंग होने को, that is going to happen in a time interval of 1 second. So what T is the raised to relation -1. between relation between frequency and time period? उसमें relation क्या है? सर frequency equals to 1 by 1 by time period. सही बात है. ओके, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? Hertz. हर्ट्ज, और साइकिल्स पर सेकेंड, और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इवेंट. ठीक है, ठीक है. अभी प्रेशर, सॉरी, इसके डायमेंशंस क्या है फ्रीक्वेंसी के? फिर फ्रीक्वेंसी सर के t raised to -1. -1, सही बात है. प्रेशर, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? Pressure and Stress, whether both are same? सर पता नहीं. Have you heard the stress? नहीं सर. ओके, ठीक है, बताता हूँ. देखो, जो आपको पेरेंट्स देते हैं, आपके माता पिता जो देते हैं आपको,
वो रहता है प्रेशर। और जो आपके दिमाग में आता है वो क्या रहता है? स्ट्रेस। Stress. हाँ, तो जो बाहर से जो आता है, whatever the force that has been applied on the area externally, that is what force by area is pressure. सही बात है। और जो इंटरनल फोर्स रहता है एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमेशा इंटरनल होता है। क्लियर? आपको डिफरेंस Yes, समझ में sir. आ गया? अभी अगर मैं बोलूं कि प्रेशर और स्ट्रेस में, ठीक है, यानी ऐसा यूनिट इसके क्या है, दोनों के सेम रहेंगे, दोनों के सेम सर रहेंगे। डिफरेंस डायरेक्शन में होगा ना फोर्स के एप्लीकेशन का? नहीं, डायरेक्शन में ऑब्वियसली इट विल बी, यानी अगर आप एक टेबल है, इसके ऊपर आप एक बुक रखते हो, तो वट एवर द बुक दैट हैज, बुक ने जो टेबल के ऊपर अप्लाई किया है वो प्रेशर है, और जो टेबल के अंदर से जो एक्ट हो रहा है वो स्ट्रेस है, ऑब्वियसली। ओके, तो उसका डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, तो प्रेशर के डायमेंशंस बोलो कैसे आएंगे? फोर्स बाय एरिया, करेक्ट। फोर्स के m1 L1 T raised to -2 और एरिया के L2, तो ये हो जाएंगे M1 L raised to L -1 और T माइनस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखो पहला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर स्पीड। Can you define the angular speed? Before that, we will discuss about the angular displacement. Before that, we will discuss about the circular motion, I think. So we'll start with the definition of circular motion. Please tell me. Whether this fan motion is a circular motion? Sorry? Motion in a circle. Motion in a circle? That is not the definition of Sir, circular. around a I mean, revolution. revolution, मतलब rotating something. No. If I ask you the fan ka motion, whether it is a circular motion? So rotational motion होगा ना? वो तो रोटेशनल है ना, वही तो बोल रहा हूँ। There is a difference between the rotational and circular motion. Remember this thing. Every free body होती है ना सर, जो fan के circular एक motion end होता पे है, free body होती है। हाँ, just a minute, I will explain this. Okay, I will explain. देखो ये जो fan है, when the fan performs the motion, the entire fan motion, entire, is considered as a rotational motion. It is not a circular motion. Okay, now if you take a small particle, if you attach it to the end of the blade of the fan, कहाँ पे अटैच करना है आपको? End of the blade of the fan. So while the fan performs the rotational motion, वो जो पार्टिकल है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। क्योंकि वो कहाँ पे मोशन करेगा? along the circumference of the circular path. ये ध्यान में रखो। देखो सर्कुलर मोशन का प्रॉपर डेफिनेशन ये है, मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circular path. So have you got the difference between the rotational Yes sir. and circular? सर उसके अंदर पूरी बॉडी मूव होती है ना? हाँ, रोटेशनल में पूरी बॉडी होगी मूव, रोटेशनल मोशन, और बॉडी कहाँ पे मूव होगी? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं आएगा, उसमें सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस घूमेगी। सो बॉडी, एंटायर बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल व्हेन यू कंसिडर द सर्कुलर मोशन। क्लियर? आपको समझ में आया ये? हाँ सर। ओके, तो ये जो है ये हमारा डेफिनेशन हो गया है सर्कुलर मोशन का। इफ आई आस्क यू व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देन डू यू नो? देखो, वी हैव टू सी अबाउट द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर स्पीड, राइट? दैट इज आवर क्वेश्चन, बट वी शुड नो द बेसिक्स। इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, it is यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जैक्टली राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी होता है। ओके,
नाउ नॉन सर यूनिफॉर्म, ऐसा भी हो सकता है सर, वेलोसिटी भी वेरिएबल हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नो 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 नो, डायरेक्शन बदल रहा है ना। नहीं वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल रहती है यूनिफॉर्म सर। हाँ, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, वेदर द वेलोसिटी इन यूसीएम, देखो सर्कुलर मोशन के दो टाइप मैंने बताए, कौन कौन से रे भाई? यूसीएम, नॉन यूसीएम, ठीक है, बीसीएम। नॉन यूसीएम। अभी यूसीएम में हमने बोला है स्पीड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? स्पीड इज कांस्टेंट। आपने बोला वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या यूसीएम में? बोलो। नहीं नहीं सर, सर, एक्सीलरेट हो नहीं, रहा है, वेलोसिटी सेंट्रीपिटल नहीं है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सही बात है, देखो velocity is a vector quantity, it is not a scalar quantity, so you have to consider direction also. If I consider these four different positions, then it will show like this, right? तो सर देखो इसको ये, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं ना। नहीं 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 नहीं, अरे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो along the radius towards the center होता है, ओके okay? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये along the tangent तुमको दिख रहा है, ये along the tangent दिख रहा है ना, so you can say tangential acceleration AT, AT का डायरेक्शन है AT, tangential acceleration, which is what? dv by dt। ये कब होता है? जब स्पीड वेरिएबल होता है, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं, अभी अभी बेसिक समझो खाली, ओके। तो हम बेसिक के ऊपर अभी पहले फोकस करते हैं, देन वी विल गो इनटू द डीप सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में हम डीप में जा रहे हैं, अभी उसका कुछ यूज नहीं है, अभी पहले इसके ऊपर फोकस करो। सर्कुलर मोशन, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, ठीक है। ये समझ में आ गया ये बेसिक। यूसीएम में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका आंसर क्या है? नो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, velocity is a variable because it depends on the direction. So as the particle is moving along the circumference of its circular path, the velocity, the direction of velocity is constantly changing, like this, like this, like this, like this, okay? So it is not a constant, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कितने टाइप्स है रे? मैंने बताए थे, सर constant acceleration or uniform acceleration or non? नो 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 नो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइप्स बोल रहा हूं, इसके टाइप्स पूछ रहा हूं मैं, द टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, और दूसरा है रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। अरे यार ये ऐड ही नहीं हो रही, ये एक मिनट, ये प्रियल यादव, आपको पता है क्या? नहीं सर, पता नहीं। अरे शी इज नॉट Real गेटिंग वो है, added because she has sent me 10 Niviel times request, I accepted that but she is not getting add। Niviel करके कोई जो थी वो उसका है। पता नहीं, वो ऐड नहीं हो रही है, ओके ठीक है, देखते हैं। चलो मैं क्या बोल रहा था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स है, कौन कौन से टाइप है? एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड। एक्सेलरेटेड में क्या होता है, ध्यान से देखो, एक्सेलरेटेड में पहले स्पीड क्या होगा? कम होगा, ओके पहले स्पीड क्या होगा? कम होगा, लेस, एंड देन द स्पीड विल इंक्रीजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगा, दैट मीन्स इट इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, राइट। रिटार्डेड में क्या होगा? पहले स्पीड ज्यादा होगा, पहले स्पीड ज्यादा होगा, बाद में घटेगा। So that is the difference between the accelerated circular motion and retarded circular motion. Both are belongs to non-uniform circular motion. Clear है? अभी हम, हाँ बोलो। डाउट है सर, एक्सेलरेटेड स्पीड कांस्टेंट रहा तो भी एक्सेलरेट तो हो ही रहा है ना? नहीं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन कैसे होगा? वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ तो हाँ बराबर वो है, बराबर है, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी चेंज एक्सीलरेशन हो होता रही है ना है। सर, नहीं नहीं जब नहीं, सेंटर वो पे वो सेंट्रीपिटल उसका कुछ और चीज है, वो सॉरी कुछ और सॉरी, है। हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ और है, देवांश।
देखो देखो सर तो देखो एटी का क्या है फॉर्मूला, डीवी बाई डी है, सही है ना। अभी ये जो अपन डीवी बाई डी करते हैं उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? अरे ये ऐड ही नहीं हो रही है। हाँ, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है। सो इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, क्या बोला मैंने, स्पीड कांस्टेंट, देन एटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो हाँ ये सर। केस किधर आ सकता है? यूसीएम में। ध्यान से देखो, यूसीएम में ये केस होता है, v यानी स्पीड कांस्टेंट होता है। मैं किधर बोला वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? यूसीएम में भी तो स्पीड ही कांस्टेंट होता है ना, तभी भी 80 तो 0 ही रहता है, राइट? हाँ सर, वो हाँ एक्चुअली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड आपने में क्या बोला। होता है, स्पीड पहले कम होगा बाद में बढ़ेगा, सो दैट इज एक्सेलरेशन ना। ओके, दैट इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन मींस इट इज अ टाइप ऑफ द यूसीएम। अरे ये ऐड ही नहीं हो रही है यार, मैम को बताना पड़ेगा, ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है और ये ऐड ही नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है सर उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। हाँ, मे बी बिकॉज एवरीबडी तो ऐड हो गया है लेकिन वो नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं। चलो आपको ये समझ में आ गया सर्कुलर मोशन, उसके दो टाइप कौन से है, बेसिक्स। देन अगेन नॉन यूसीएम इज फर्दर क्लासिफाइड एज एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड बोले तो पहले स्पीड कमी बाद में बढ़ेगा, रिटार्डेड बोले तो पहले स्पीड बढ़ा हुआ है बाद में घटेगा। ओके, एंड इन केस ऑफ यूसीएम speed is constant, velocity is not constant, velocity is a variable, but at का वैल्यू 0 होता है। ध्यान से सुनो, इन केस ऑफ यूसीएम ये बारीक बारीक पॉइंट्स है, छोटे छोटे जो आपको ध्यान में रखने हैं। यूसीएम में 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ओके, that means in case of UCM only one acceleration is there, that is centripetal acceleration। एक ही acceleration होगा। कौन सा acceleration? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के सिवाय कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा इन केस ऑफ यूसीएम। लेकिन अगर नॉन यूसीएम है तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रहता है एटी और एक रहता है एआर। एटी बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एआर बोले तो रेडियल एक्सेलरेशन। और इनका नेट जो आता है, इनका नेट एक्सेलरेशन होता है 80 अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस एआर स्क्वायर। क्योंकि ये जो 80 रहेगा, ये मैं इधर दिखा देता हूँ, ये अलोंग दिस डायरेक्शन होता है 80 और एआर ऐसे होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा बीच में आता है। ओके, नाउ इफ यू यूज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ 80 लाइक दिस। 80 स्क्वायर वेक्टर के हिसाब से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ 80 विल बी लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस एआर स्क्वायर। आपको समझ में आया है जो मैंने बोला अभी? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर। How much angle is this? सॉरी आई डिड नॉट हियर। Sir, how much angle is covered in 1 second? Hey, not 1 second, man. Why you are saying 1 second? No, 1 second, 1 second आपके दिमाग में किधर से आया? टाइम कैन बी नहीं, वो एनीथिंग तो एंगुलर स्पीड है। हाँ हाँ, तो टाइम कैन बी एनीथिंग ना, टाइम कैन बी एनीथिंग। ठीक है, देखो द एंगल ट्रेस्ड बाय, ये ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है सपोज, तो ये अपना एक वेक्टर रहता है, इसको क्या बोलते रे, रेडियस वेक्टर। ओके, तो ये अपना ए पोजीशन है, तो क्या हुआ, बॉडी ए पोजीशन पे था, बी पे गया, तो ऐसा गया, तो ये जो एंगल ट्रेस हुआ इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज बेसिकली द एंगल ट्रेस्ड बाय और एंगल इंस्क्राइब्ड